23 दिसंबर को किसान दिवस है और इसके ही अगले दिन 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस है। एक संयोग की बात है कि इन दोनों में किस तरह का संबंध है, लेकिन इस दिन यदि हम किसान के बारे में सभी स्तर पर चर्चा करें तो हमारा जो अन्नदाता है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी निर्धारित हो जाती है। हमारे विद्या भारती में पंच प्राण की बात की गई है, अर्थात हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, फिर आचार्य बंधु होते हैं, फिर अधिकारी वर्ग होता है, प्रधानाचार्य वर्ग होता है, उसके बाद में शिक्षण जो है व्यवस्थापक वर्ग होता है। इन सभी की एक जिम्मेदारी होती है कि हम अन्नदाता के बारे में सकारात्मक सोच पैदा करें। भारत में 85% किसान ऐसे हैं जिन पर भूमि 1 एकड़ या उससे कम है। 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और वो सभी किसी न किसी तरह से कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आज की स्थिति में यदि हम देखें तो हमारे अखिल भारतीय स्तर पर किसानों को लीड करने के लिए, किसानों की बात जो है दृष्टि पटल पर रखने के लिए कोई ऐसा संगठन नहीं है जो उनकी मूल वास्तविक जो समस्या है उसको अच्छी तरह से बता सके। प्रधानमंत्री जी आजकल कह रहे हैं मोटे अनाज को प्रमोट कर रहे हैं। मोटे अनाज को इसलिए प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण कारक है हर व्यक्ति का। आज के दिन में व्यक्ति जो है फास्ट हो गया है, फास्ट कल्चर इतना ज़्यादा व्याप्त हो गया है कि उसके अनुरूप हम फास्ट फूड भी लेने लगे और फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना ज़्यादा हानिकारक है। हमारे जो डॉक्टर हैं, दूसरे जो स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाएं देने वाले लोग हैं या स्वास्थ्य के प्रति जिनकी जानकारी है, वो समय समय पर ये बताते रहते हैं कि फास्ट फूड लेना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इससे बच्चों में एक नए तरह की बीमारियां जो है स्थान बनाती चली जा रही हैं। मोटापे की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, असमय उनके जो है स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बाल उनके झड़ रहे हैं, पूरी तरह से वो अस्वस्थ होने की स्थिति में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है जनसाधारण से कि मोटा अनाज खाएं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। पोषण हमारे शरीर के लिए प्रॉपर हमारे शरीर में फाइबर मिले और पोषकता वाले जितने भी भोजन है वो हमें मिले, हम उसको ग्रहण करें और स्वस्थ रहें। आज के दिन कम से कम जितने भी व्यक्ति, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँच रही है, मेरा जो है सादर अपील है उनसे, ये प्रबल आग्रह है कि वो मोटे अनाज की तरफ जाएं और अपने बच्चों को जो फास्ट फूड कल्चर डेवलप हो रहा है उससे उनको दूर रखें, क्योंकि उनके परिणाम बहुत घातक हैं और उनसे ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं जिनका जो है समय पर रहते इलाज भी संभव नहीं हो पाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो सम्मानित, अति सम्मानित मैं कहूँगा, अन्नदाता जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जमीन से सीधा जुड़ा हुआ है, जमीन से सीधे जुड़े हुए व्यक्ति का सम्मान अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होना चाहिए। उस पर 2 मुख्य समस्याएं यदि देखें तो हमारे अन्नदाता के सामने है और ये हम सभी लोगों का दायित्व तो है कि इन समस्याओं से हम कैसे अन्नदाता को बाहर कर सकते हैं या उसके सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो यदि हम देखें कि जो भी वो कड़ी मेहनत करते हैं हमारे अन्नदाता बंधु, लेकिन बचत के नाम पर उन पर नहीं होता है। यदि एक मोटी मोटी कैलकुलेशन के आधार पर देखा जाए तो हम देखेंगे कि 1 एकड़ में जो औसत पैदावार है पूरे देश में लगभग 16 एकड़ के आसपास, 16 कुंटल के आसपास है। अब 16 कुंटल गेहूं जो पैदा होता है
उसको यदि हम सिलसिलेवार देखें कि सबसे पहले क्या किया जाता है, तो खरीफ की फसल के बाद गेहूं के लिए किसी खेत को तैयार किया जाए तो सबसे पहले जुताई होती है। किसी भी फसल के लिए किसी भी खेत को तैयार किया जाता है तो पहले जुताई वाला प्रोसेस होता है, कल्टीवेटिंग कहते हैं इसको। जुताई के लिए यदि देखा जाए तो 3 से 4 जुताई होती हैं और उनमें लगभग जो खर्चा आता है वो 2800 का मोटा मोटा एवरेज खर्चा आता है। 2800 में 1 एकड़ खेत की जुताई की जाएगी। सबसे पहले जो खरपतवार रबी की फसल के हैं उसके लिए जो है एरो चलाया जाएगा, फिर उसके बाद जुताई होगी, फिर उसके बाद परिवट होगी, उसके बाद जो है फिर जुताई होगी, तब जाकर के गेहूं बोया जाएगा। इस तरह से 3-4 जुताई उसमें हो जाती है। इसमें टोटल खर्चा एक किसान का जो औसत लगभग आता है वो 2800 आता है। हम औसत खर्चे की बात कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। दूसरी बात हम करें तो सिंचाई, गेहूं की पैदावार लेनी है तो 5 से 6 कभी कभी जो है 7 बार सिंचाई करनी होती है। और यदि हम देखें तो हमें ये पता है कि एक जो है एकड़ को सींचने के लिए लगभग 6-7 घंटे का समय लग जाता है। और प्रति घंटे औसत, क्योंकि जो 1 एकड़ वाला किसान है उसके पास अपना सिंचाई का साधन नहीं होता है, वो दूसरे से ही सिंचाई की व्यवस्था करता है जो उसके अन्य किसान होते हैं उनसे, तो उसे 125 रुपये घंटे के हिसाब से पेमेंट करना होता है। इसको यदि देखा जाए पूरे एक फसल के लिए सिंचाई के खर्च को यदि कैलकुलेट किया जाए तो वो लगभग खर्चा जो है 6500 के आसपास आता, नहीं 6500। अब जुताई हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हम बुवाई की बात करें, क्योंकि बुवाई करने के बाद सिंचाई की स्थिति आती है, तो सिंचाई पूरे में 6500 का खर्चा आ जाता है। बुवाई में यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि 3500, क्योंकि लगभग 50 केजी जो है बीज का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें से 85% अंकुरित हो पा जाता है और दूसरा जो खराब हो जाता है। इस वजह से किसान बंधु हमारे अन्नदाता जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के चलते हैं। और इसकी एवरेज बीज की कीमत देखी जाए तो वो 70 रुपये के आसपास होता है। किसी किसी कंपनी का ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा सा कम भी होता है, क्योंकि हम तो यहाँ एवरेज कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 3500 रुपये का जो है उसकी बुवाई हो गई। अब बुवाई को मैंने जुताई के साथ कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि बुवाई करने का जो होता है वो लगभग 1 एकड़ का जो है 800-900 रुपये लेते हैं ट्रैक्टर वाले, जिनके पास ट्रैक्टर की फैसिलिटी होती है। लेकिन 1 एकड़ वाले किसान पर ट्रैक्टर नहीं होगा तो साफ साफ बात है कि वो दूसरे से किराए पर रेंट पर ही लेकर के ऐसा करना पड़ेगा। तो इसका जो खर्चा आ जाता है वो 3500 का है। अब इसके साथ खाद जो है DAP, कुछ लोग किसान जो है बीज के साथ में लेते हैं, बाद में यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से पूरी फसल के दौरान उसे जो खाद का खर्चा हो जाता है वो लगभग जो है 4000-4500 रुपये का इसका इस तरह से जो है खाद का खर्चा जो है आ जाता है उसका। कीटनाशक, क्योंकि अब फसल के लिए आपने बुवाई कर दी, दूसरा कर दिया, आप कीटनाशक खरपतवार को जो है ख़त्म करें, खरपतवारक नाशक जो कीटनाशक होते हैं या खरपतवार को नष्ट करने वाले जो केमिकल होते हैं उनका यदि उपयोग करेगा तो लगभग इसमें खर्चा 1400 रुपये का आ जाता है। 1400-1500 रुपये, 1500 मान के चलें आप। और दूसरा इसके बाद में कीटनाशक हो गया, सब कुछ हो गया। अब देखा जाए तो गेहूँ के लिए अब वो रखवाली पूरे समय करेगा। 135 से 150 दिन का लगभग इसका क्रॉप पीरियड होता है, 5 महीने का आप मान करके चलें, 4.5 से 5 महीने का लगभग इसका रहता है। उसके बाद में पूरी फसल तैयार होगी तो अब वो कटाई वाला मामला आएगा। अब कटाई का क्या है कि एक व्यक्ति यदि 1 एकड़ की बात करता है तो वो कटाई के लिए भी मजदूर की व्यवस्था करता है। इनके जो मजदूर हैं वो कटाई के लिए पैसे की डिमांड न करके वो क्विंटल में है, तो लगभग 3.5 क्विंटल इस तरह से पर एकड़ के हिसाब से कटाई करते हैं किसान। तो 3-3.5 क्विंटल गेहूं की क्वांटिटी के रूप में उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। तो जो भी आपकी पैदावार होगी उसमें से 3-3.5 क्विंटल इधर चला जाएगा। अब उसने कटाई कर दी, अब कटाई के बाद मड़ाई नहीं होगी, तब तक गेहूं का दाना कैसे निकलेगा। तो मड़ाई का जो खर्चा होता है वो लगभग 700-800 रुपये आ जाता है एक जो है एकड़ का। और उसके बाद जो है मड़ाई हो गई, गेहूं का दाना निकल आया, तो अब वो ढुलाई, क्योंकि उसे
सेंटर पे ले जाना है, विक्रय केंद्र पे ले जाना है या घर पे ले जाना है, तो विक्रय केंद्र पर यदि वो ले जाएगा, क्योंकि उसे जो पैदावार की है उसका उसे मूल्य मिले और रुपए में मूल्य मिले, तो वो केंद्र पे ले जाएगा। तो क्या होता है कि वहाँ पर जिस दिन वो ले जाता है उस दिन तो उसका गेहूँ जो है लिया नहीं जाता है, वहाँ पर 1-2 दिन लग जाते हैं। और जिस वाहन से वो ले जाता है, ले जाने आने का ही खर्च लगभग 3-4 हज़ार रुपये के आसपास आ जाता है। इन सबको जोड़ा जाए इस खर्चे को तो लगभग 20-22 हज़ार रुपये आता है। 22 हज़ार रुपये लागत, ये वो लागत है जिसमें उसकी मेहनत, उसकी मजदूरी नहीं जोड़ी गई है। हमारे अन्नदाता ने 5 महीने अपने श्रम का उपयोग करके खून पसीने की कमाई से जो है इतने क्विंटल, अब इसमें क्विंटल की पैदावार आप देखें तो एवरेज पैदावार 1 एकड़ में 16 क्विंटल आती है। 3.5 क्विंटल उसका कटाई में चला गया, तो मान के चले मैक्सिमम 12.5 क्विंटल हो गया। सरकार ने 2023 और 24 के लिए अभी जो मूल्य निर्धारित किया है वो 2125 रुपये पर क्विंटल है, बढ़ा दिया है। लगभग जो है 115-110 रुपये बढ़ाए हुए हैं अभी। तो 2125 के हिसाब से देखें तो इसकी कीमत होती है 26,000 के आसपास, 25-26 हज़ार। 26 हज़ार में से अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है 26 हज़ार में से 20-22 हज़ार चले जाएंगे, तो आप सोचिए इस बात को, 4-5 हज़ार रुपये की बचत किसान की होगी। 5 हज़ार रुपये किसान ने, हमारे अन्नदाता ने, हमारे जो सबसे कहना चाहिए सम्मानित बंधु ने 5 महीने में 5 हज़ार रुपये कमाए। एक मजदूर भी 400 रुपये रोजाना के हिसाब से आपको देखें तो 12 हज़ार रुपये होते हैं, 5 महीने में 60 हज़ार रुपये होते हैं। और हमारे अन्नदाता जो ज़मीन में मेहनत करके और हमें अन्न प्रदान कर रहा है, अन्न की उपलब्धि कर रहा है, उसको केवल 5 हज़ार रुपये। अभी इसमें कैलकुलेशन नहीं की। इसमें यदि कैलकुलेशन करें कि जो प्राकृतिक आपदा है, मान लेते हैं उसकी फसल तैयार हो गई, हमारा जो गौधन है या छुट्टा जो अन्य जानवर हैं जो खेत के आसपास घूम रहे हैं, यदि वो खेत में चले जाएंगे तो आप सोच सकते हैं क्या होगा फिर। या आप सोच सकते हैं कि फसल के टाइम पर जो महावट होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो सर्द ऋतु में बारिश हो जाती है, उसकी वजह से गेहूं का जो है कि गीला होने से, हवा चलने से, और गेहूं जब गिर जाता है तो उसकी पैदावार कितनी होगी आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर सबसे जोखिम वाला जो काम है वो अन्नदाता के साथ है। इसीलिए अन्नदाता को सपोर्ट करने की आवश्यकता भारतीय जन जन को है। मैं इस मंच से सादर अपील करता हूं कि किसान के सपोर्ट करने के लिए हमारे सभी जो नागरिक हैं, जिनको कुछ भी चिंता है, जो सुबह शाम भोजन करते हैं, उस भोजन के बारे में सोचें कि ये भोजन हमें किसके द्वारा मिल रहा है। उस भोजन को साक्षी मानकर हम देखें कि जिस भोजन से हमारे शरीर को जो है मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, हमारे शरीर को पुष्टता मिल रही है, इसको पैदा करने वाले व्यक्ति की स्थिति भारत में क्या है। किसान के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए ये जो सौदा है, जो एमएसपी निर्धारण की जाती है, वो लागत मूल्य से, जो लागत मूल्य है बिना उसके परिश्रम के कम से कम 1.5 गुनी होनी चाहिए, जो आज़ादी से आज तक नहीं हुई है। कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नीचे चली गई थी। 2 से 3% की वृद्धि इस कृषि क्षेत्र के कारण हुई। कृषि क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं ये हमारे लिए सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं, इसलिए भारत पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। देश में हर स्थिति से उबारने के लिए हमारा अन्नदाता सामने खड़ा हुआ है और हम उसके साथ नहीं हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसान किसी भी तरह से, अब इसमें मैंने जो कैलकुलेशन की, इसमें मैंने जो भूसा निकलता है उसका कैलकुलेशन नहीं की है। वो लगभग जो पैदावार होती है गेहूं की, उससे हमेशा 1.25 टाइम्स होता है, मतलब सवाया होता है। तो उस भूसे को देखा जाए तो वही उसकी कुछ बचत हो जाती है, जिससे वो अपने पशुओं को चारा दे करके
और पशुपालन करके अपनी जिंदगी को चलाने के लिए बाध्य है। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, रात में, दिन में और सुबह शाम कोई समय न देख करके किसान जो है रात में अपनी फसल में पानी देते हैं। आज के दिन देखा जाए तो रात का टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री होता है। खुले आसमान में रह करके अपनी फसल को बचा करके अपनी फसल की सिंचाई करके और वो इस तरह से कार्य करता है, उसके दुख की और उसके परिश्रम की कल्पना आप करेंगे तो कल्पना करने से ही आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए कम से कम ऐसा होना चाहिए कि सरकारी स्तर पर ऐसी स्थिति पैदा हो जिससे उसका लागत मूल्य कम हो या उसकी पैदावार का मूल्य ज़्यादा मिले। ये 2 ही संभावना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो किसी भी तरह से अपने बच्चों को शिक्षा जगत में या शिक्षित करे तो उस शिक्षा को प्रदान करने में, या हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को वो शिक्षित कर रहा है किसी भी तरह से, तो उस पर एक्स्ट्रा बर्डन ना आए। लेकिन ऐसी स्थिति है, कई अन्य दाताओं से संपर्क करने के बाद, उनकी व्यथा को सुनने के बाद, उनकी जो खर्चा होता है उसी की कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखी है। ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ये करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारे ग्रामीण अन्नदाता की स्थिति आज के प्रगतिशील भारत में, जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और हमारी जो उपस्थिति है वो ग्लोबल स्तर पर होती जा रही है, उसमें वो स्थिति ठीक नहीं है। इसके लिए हर नागरिक का ये कर्तव्य है आज के दिन कि हम अपने अन्नदाता की ओर सोचें, अपने अन्नदाता की कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रयास करें और उसको सम्मानित करें, उसको सम्मान की दृष्टि से देखें कि हमारे माई बाप अन्नदाता है, जिसके मेहनत की वजह से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है। आज के दिन मेरी सभी भारतीय जितने भी कृषक बंधु हैं उनसे मेरी सादर अपील है और मैं कहना चाहिए कि मेरी सहानुभूति है कि वो ऐसी स्थिति में भी बिना किसी कठिनाई के और वो अपने कार्य में संलिप्त हैं। और हमारे प्रधानमंत्री भी किसानों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने ये कहा भी है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे जो कृषक बंधु हैं उनकी आय दोगुनी की जाएगी। उनकी आय में गुणात्मक वृद्धि भी हो रही है, लेकिन फिर भी उतनी स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। चाहे तो परिस्थितियों की बात करें, चाहे कोविड की बात करें, चाहे और स्थितियों की बात करें, किसान के लिए सबसे जोखिम भरा जो काम है वो यही है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती जा रही है कि एक विचारणीय प्रश्न होता जा रहा है कि जो भूगर्भ जल है जिस पर हमारी सिंचाई, क्योंकि नलकूप के द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है, यदि वही भूगर्भ जल नीचे चला जाएगा, उसकी गहराई और बढ़ती चली जाएगी तो लागत मूल्य और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए आज के परिवेश में जिसे हम कहते हैं वाटर ग्रिड, नदी ग्रिड, रिवर ग्रिड जिसकी बात की जाती है, जो बरसात का पानी हमारा बरसात के दिनों में ऊपरी लेयर को लेकर के समुद्र में जाकर के गिर जाता है, उस पानी को हम इकट्ठा करें, उसी से सिंचाई की व्यवस्था करें, जिससे लागत कम हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्च सिंचाई का ही है। जब कैलकुलेशन की जाती है किसी भी फसल के लिए तो इसमें सिंचाई का ही मूल्य ज़्यादातर होता है और सिंचाई पर ही आधारित है कृषि। इसके लिए नदियों को जिस तरह से हाईवे का ग्रिड बनाया गया है उसी तरह से उन नदियों को आपस में मिलाया जाए कि जिस नदी में पानी बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो वहाँ पर सूखाग्रस्त जो इलाका है उसमें पानी चला जाए। क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो कृषि प्रधान है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। आज की डेट में कृषि क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में इतना ज़्यादा नहीं, 15-16% रह गया है, लेकिन फिर भी
फिर भी उसकी जो है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है, कृषि जो है जीविका, उसकी जीविका है कृषि का व्यवसाय, इसीलिए हमें इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और हमारी सरकार को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी की समुचित व्यवस्था की जाए, जिससे कृषि का जो उद्योग है और इसको उद्योग की तरह विकसित किया जाए, कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए और किसान को जो परेशानी है, कृषक अपनी उपज का सही मूल्य ले सके, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। ये आज की जो है महती आवश्यकता है और मुझे विश्वास है कि हमारे यशस्वी और जनप्रिय और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी इसकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि उनके जहन में ये बात अच्छी तरह से है, इसीलिए उन्होंने मोटे अनाज की अपील सभी से की है और उन्होंने इसकी शुरुआत स्वयं से की है। इसके लिए हम सभी किसानों की तरफ से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे आज के किसान दिवस के अवसर पर, और अन्नदाता के लिए हम सादर नमन और अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।